बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य आहे? म्हणजे मुलांकडून ज्या काही चुका होत्या त्याच्या संदर्भातलं कोणतं विधान सत्य आहे? तर ते चारही विधान वाचायचे. योग्य विधान सांगा, नंतर मी त्याचं एक्सप्लेनेशन देतो. ह्याचा हात बांधून देऊ कर.
चारी पण वाचायची का सर? ए पर है सर। बच्चों के द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो एक नंबर। आंसर एक ए। तर बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यदि एक शिक्षक कक्षा में शिक्षक सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं तो इसका संकेत है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में अनसक्सेसफुल है। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तर नर्सरीच्या मुलांना शिकवायचं असेल तर कोणता विषय योग्य राहील? मेरा परिवार। तो नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? विभेद नहीं करना चाहिए और सी। प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। तर ए हे उत्तर आहे। विभेद नहीं करना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। तर वर्गामध्ये एक पॉझिटिव्ह वातावरण तयार ठेवायचं असेल तर शिक्षकाने विभेद नाही करायचं, म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो की विद्यार्थ्यांमध्ये तुलना नाही करायची, प्रत्येक मुलाला समान लक्ष, तर प्रत्येकाला एक विशिष्ट टार्गेट दिलं गेलं पाहिजे। एक बच्चा जो टिम्ब टिम्ब से ग्रस्त है वह SAW को WS लिखता है और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नाही कर सकता। लहान मुलांमध्ये हा प्रॉब्लेम दिसतो की अक्षरांमध्ये ते बदल करतात, स्वच्या ऐवजी वॉज लिहितात, न्यूक्लिअरच्या ऐवजी अनक्लिअर लिहितात। हे काय आहे? कुठला आजार म्हणतात त्याला? ए। डिस्कोसिया। तर याला डिसलेक्सिया हा एक प्रकार आहे, मानसिक रोग आहे, तर ज्यामध्ये अक्षरों के क्रम का ज्ञान कम होता है, जे काही अल्फाबेटचं ज्ञान असतं ते कमी असतं, त्यामुळे बालक काय करतं, सॉच्या ऐवजी वॉज लिहितं, न्यूक्लिअरच्या ऐवजी अनक्लिअर लिहितं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? तर जे समस्या समाधान निराकरण आपण करतो तर त्याचं विशेष कोण आहे, तर कौन सी विशेषता आहे? कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपायों का विशेष चिन्ह है? सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्य एक उपागम। कोणीतरी एक हे उत्तर दिलेलं आहे। ओके, तर याचं उत्तर जे आहे
तो चार। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में दिया होता है। यह विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह आहे। तर समस्या समाधान उपागम जे असतं त्याचं विशेष चिन्ह काय आहे? तर समस्येच्या जे कथन केलं जातं त्या कथनाचा जो संकेत असतो तो अंतर्निहित रूप से दिया होता है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या होते हैं? स्वभाव में अंतर नहीं होता। डी। प्रतिभाशाली विद्यार्थी छात्र सदैव अपने निर्णय अपने पर निर्णयों में निर्भर होते हैं। आत्मनिर्भर होते हैं। त्यांचे जे काही निर्णय असतात ते त्याच्यावर ते आत्मनिर्भर असतात। जे प्रतिभाशाली म्हणजे हुशार विद्यार्थी असतात ज्यांचा आयक्यू चांगला असतो ते। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, श्रेणीकरण, पूर्व प्रक्रमण। पूर्व प्रक्रमण। आता याचा सही क्रम दिलेला आहे। तर सूचना प्रक्रमण सिद्धांत जो असतो तो कसा असतो? तर चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत का चरण निम्नवत है। पूर्व प्रक्रमण, मग श्रेणीकरण, प्रतिक्रिया चयन व प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। म्हणजे काय? तर चिंतन के सूचना, आता जे काही आपण चिंतन करतो त्याच्या ज्या सूचना असतात त्या सूचनांचा क्रम कसा असतो? तर त्या सूचनांचं पूर्वीच्या सूचनांचं प्रक्रमण होतं। नंतर त्याचं श्रेणीकरण म्हणजे आपण डिवायडेशन करतो। मग कुठल्या प्रतिक्रियाला रिस्पॉन्स द्यायचा आहे त्या प्रतिक्रियेचं चयन करतो म्हणजे निवड करतो आणि निवड केल्यानंतर मग त्यावर क्रिया करत असतो। तर असा या चिंतन के सूचना प्रक्रमण में सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। तर हे आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळतं। पुढचा प्रश्न, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यता। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यता। निर्योग्यता आहे। चार पर्याय आहेत, लक्ष ठेवायचं आहे। उत्तर येत असेल तर सांगा, नाही तर एक्सप्लेन करून सांगतो। तर सीखने संबंधी निर्योग्यताएं वंशानुगत चलने वाली प्रक्रिया होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती है। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः उन बच्चों में जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। म्हणजे लर्निंगच्या संबंधात काही डिसॅबिलिटी असतील तर या डिसॅबिलिटीज किंवा निर्योग्यता ज्या असतात तर साधारणपणे वंश परंपरागत पद्धतीने मुलांपर्यंत येतात। कारण अभिभावक म्हणजे जे काही पालक आहेत त्या पालकांमध्ये ती समस्या असेल तर ती मुलांमध्ये येऊ शकते। पुढे आहे, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्नों के शब्दों को बदलती है। मोनिका का की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि, तर मोनिका गणिताची शिक्षिका आहे, तिने राधिकाला प्रश्न विचारला, राधिकाने उत्तर नाही दिलं, मोहनला दुसरा प्रश्न विचारला आणि मोहनला जर उत्तरामध्ये उत्तर सांगायला अडचण येते आहे, मोहनला जर उत्तर सांगण्यामध्ये अडचण येते आहे
मोहनला जे उत्तर सांगण्यामध्ये अडचण येते, तर मग ती काय करते, ते प्रश्न के शब्दों को बदलती. तर मोनिका नावाच्या टीचरची जी ही कृती आहे ती काय प्रदर्शित करते? काय लक्षात येतं याच्यावरून मोनिका टीचरच्या संदर्भात? पर मोनिका राधिका से उत्तर प्राप्त न होने पर जब वो मोहन से प्रश्न पूछती है, परंतु मोहन उत्तर देने में संघर्ष करता है, जिससे शिक्षिका प्रश्न के शब्दों को बदलकर मोहन की सहायता करती है. तर याचा अर्थ काय झालं, त्या मोनिका टीचरने काय केलं, तर जेव्हा राधिकाला प्रश्न विचारला, तर राधिकाने उत्तर न दिल्यावर काय करते, राधिकाने उत्तर न दिल्यावर तिला दुसरा प्रश्नच विचारला नाही. मग तो कोणाला विचारला? मोहनला विचारला. जेव्हा मोहनला विचारला तर मोहनला उत्तर देण्यामध्ये अडचण आहे, तरी मॅडम काय करताय, त्या मोहनला मदत करताय. म्हणजे एका अर्थाने मॅडमने काय केलं की अंत से इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षिका मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिका में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही. म्हणजे तिने त्या टीचरने हिला राधिकाला मदत न करता मोहनला या ठिकाणी मदत केली. म्हणजे या बाबतीत लैंगिक असमानता दाखवलेली असं त्यांचं म्हणणं आहे. सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है. सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है, सिवाय तो सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की आवश्यकता का ध्यान नहीं रखता है, जबकि सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की क्षमताओं, उनकी त्रुटियों एवं अधिगम शैलियों का ध्यान रखता है. तर शिकण्यासाठी जे काही आकलन विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखता है, जबकि सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की क्षमताओं, उनकी त्रुटियों एवं अधिगम शैलियों का ध्यान रखता है. एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप में धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा. 1 वर्ष के बाद उनकी बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है. म्हणजे दोन जुळे भाऊ आहेत, त्यातल्या एका भावाला एका श्रीमंत फॅमिलीमध्ये त्याला गोद, म्हणजे ज्याला म्हणतो आपण की त्याला ऍडॉप्ट केलं गेलं, आणि एकाला गरीब परिवारामध्ये ऍडॉप्ट केलं गेलं. तर त्यांची बुद्धी लुब्धांक जो आहे त्या बाबतीत काय होईल? 4 पर्याय आहेत. सामाजिक आर्थिक स्तर के लक्षणों को प्रभावित तर याचं उत्तर आहे, किसी भी प्रकार से बच्चों के बुद्धि लब्धांक को सामाजिक आर्थिक स्तर पर प्रभावित नहीं करता है. म्हणजे कोणी गरीबाच्या घरात राहून तर श्रीमंताच्या घरात बुद्ध्यांकावर कुठलाही परिणाम होत नाही. हा फक्त वातावरण कसं मिळालेलं आहे अभ्यासाचं त्याच्यावर या गोष्टी अवलंबून असतात.
श्रीमंत गरिबी यावर काही अवलंबून नाही. निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? माइक्रोमोटर स्किल, क्लासवर नोटबुक मध्ये सांगितले त्यांनी, होमवर्क नोटबुक मध्ये घ्यायचं. निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल्य का उदाहरण है? तर सूक्ष्म गति कौशल्य का उदाहरण शारीरिक क्रियाओं से है, जिसमें दौड़ना, चढ़ना, फुदकना आदि आते हैं, जबकि लिखना सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत नहीं आता है. म्हणजे याचा अर्थ दौड़ना हे उत्तर, काय म्हटले त्यांनी, सूक्ष्म गति कौशल्य शारीरिक क्रियाओं से है. लिखना. वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? तर वाइगोस्की जो आहे त्याच्या सिद्धांताचा मूळ सारांश काय आहे, निहितार्थ काय आहे, असं विचारलेला आहे प्रश्न. तो असं म्हणतो, वाइगोस्की के अनुसार ज्ञान बाह्य वातावरण में स्थिति तथा सहयोगी होता है. अर्थात ज्ञान विभिन्न व्यक्तियों, वातावरण जैसे वस्तुओं, औजार, किताबें, मानवीय निर्मिताओं इत्यादि तथा समुदायों में वितरित होता है. यह सिद्धांत सुझाता है कि दूसरों के साथ अंतः क्रिया तथा सहयोगात्मक क्रिया द्वारा जानने की प्रक्रिया गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ होती है. तो वायगोस्कीच्या अनुसार असं म्हटलंय की त्याचा सिद्धांत काय सांगतो की सहयोगात्मक समस्या निदान, म्हणजे एकट्याने कुठली समस्या सॉल्व्ह न होता सहयोगानेच तुम्ही जर सगळे एकत्र आलात तर तुमच्या समस्येचं काय होतं, नेहमी निदान होत असतं. किशोर टिंब टिंब का अनुभव कर सकते हैं. 4 पर्याय आहेत. किशोर टिंब टिंब का अनुभव कर सकते हैं. तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं. वह अपने रंग रूप, स्वास्थ्य, मान सम्मान, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्वीकृति, शैक्षिक प्रगति, भावी व्यवस्था आदि के प्रति सदैव व्यग्र रहते हैं. शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है? डिस्थीमिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया. तर याचं उत्तर आहे डिस्ग्राफिया कोई रोग नाही, बल्कि हे एक डिस्ग्राफिया कोई रोग नहीं बल्कि यह एक प्रकार का विकार होता है जो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है. इसमें बच्चे की लिखावट और समझने की क्षमता पर असर पड़ता है, त्याला डिस्ग्राफिया असं म्हणतात. आंशिक पुनर्बलन क्या होता है? आंशिक पुनर्बलन क्या होता है? तो
आंशिक पुनर्वलन क्या होता है? तर आंशिक पुनर्वलन से अभिप्राय कई सही अनुक्रियाओं के उपरांत पुनर्वलन देने से है। यह सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है क्योंकि इसमें छात्रों को किस अनुक्रिया पर पुनर्वलन मिलेगा इसका पता नहीं होता है। इससे वह प्रत्येक अनुक्रिया को तत्परता से करता है। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देता है? एक चांगलं विद्यालय जे असेल ते शिक्षकांच्या कोणत्या गोष्टींना प्रोत्साहन देतात? एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? त्याचं उत्तर आहे एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सदैव प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को सर्वाधिक बढ़ावा देते हैं। निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ क्या है? निम्नलिखित में से अंत विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ क्या है? विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान अवसर पर। यस, अंत विषय अनुदेशन विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने के और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। वे शिक्षार्थी जो जो संवर्धन ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की आर्थिक इच्छा प्रदर्शित करते उनके पास क्या होता है? निष्पादन उप अभिनय। तो याचं उत्तर आहे निष्पादन उपागम अभिविन्यास। जिन शिक्षार्थियों के पास निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है वे शिक्षार्थी समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं। शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को डैश डैश करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। याचं उत्तर आहे शिक्षक को जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे तो उसमें परिपूर्णता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए बल्कि उनके द्वारा किए गए त्रुटियों को कम करने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। इसलिए विद्यार्थियों में परिपूर्णता की अपेक्षा न करके समस्या समाधान को रोचक बनाया जा सकता है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? रूपिम, स्वनिम, संकेत प्रयोग विज्ञान, वाक्य। तर भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई जो होती है स्वनिम बोलचाल की भाषा के उच्चारित रूप की वह न्यूनतम विशेषता है कि जिसके द्वारा किसी कही गई बात का कही जाने वाली किसी अन्य बात में अंतर स्पष्ट किया जाता है। स्वनात्मक दृष्टि से किसी भाषा बोली में समान स्वनों का समूह जिसके वितरण का एक ढांचा होता है। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में से निहित अर्थ देता है शिवाय बहुबुद्धि सिद्धांत बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। विविध तरीके से सीखने का आकलन किया जा सकता तो बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत विविध तरीकों में सीखने का आकलन किया जाता है। यह किसी भी प्रकार से संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। बहुबुद्धि में विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है। हा प्रश्न लक्षात ठेवायचा आहे। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है?
लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि सीखने में अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। बुद्धि लब्धांक सामान्यता डैश डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। बुद्धि लब्धांक सामान्यता डैश डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो बुद्धी लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते. तर वर्षभरामध्ये केलेला अभ्यास, दिलेले पेपर, त्याच्यामधून गुणवत्ता बघितली जाते. 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसका मेंटल एज कितना होगा, मानसिक आयु कितनी होगी? चौथा। तर त्याचं उत्तर जे आहे 12। 12 वर्ष आहे. ते कसं काढलंय ते बघूया. IQ बुद्धी लब्धांक म्हणजे बुद्ध्यांक कसा काढला जातो? मेंटल एज डिवाइड बाय जे वास्तविक एज असतं ते मल्टिप्लाय बाय 100. IQ 75 आहे, CA 16 आहे. वास्तविक वय किती आहे रिअल मध्ये, तर ते 16 वर्ष आहे. कॅल्क्युलेशन केलं तर 12 वर्ष. MA हे उत्तर आलंय मेंटल एजचं. विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय टिम्ब 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 जरूर होना चाहिए. सी अभिभावका समावेश. विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन करना जरूरी है. सफल समावेशन को निम्नलिखित किसकी आवश्यकता होती है, शिवाय किसके? सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है, शिवाय? बी 4 पर्याय पृथक. आहेत. संवेदनशील बनाना, पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन. सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है. तर सफल समावेशन के लिए शिक्षक का संवेदनशील होना, एक अभिभावक की भागीदारी तथा छात्रों का क्षमता संवर्धन आवश्यक होता है, सिवाय पृथक्करण के. अजून शेवटचे 2 प्रश्न घेऊया, मग थांबणार आहोत आपण. विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? शाळेमधला स्त्री पुरुष समानता टिकून ठेवायची असेल तर उत्तम उपाय काय आहे? याचं उत्तर आहे विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका शिक्षकों के द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिसंधान करना है. शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जाता है? यह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है. शैक्षणिक क्षेत्र जे आहे ते लक्षात ठेवायचे आहे. शेवटचा प्रश्न, मग थांबणार आहोत आपण. विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त होता है? वर्गामधली हजेरी वाढली पाहिजे, तर त्याच्यावर काय उपाय? तर याचं उत्तर जे आहे विद्यार्थी मित्रांनो, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आवासीय विद्यालय खोलने का तरीका सर्वाधिक उत्तम होगा. आवासीय विद्यालय त्यांना करून दिलं पाहिजे. अशा तऱ्हे आपण 30 प्रश्न घेतलेले आहेत.
आतापर्यंत झालेले रेकॉर्डेड लेक्चरही तुम्हाला पाठवतो. गुड नाईट, शुभरात्री.